स्कूटी के रिम में छेद क्यों होते हैं और आज आप इस पूरी दुनिया की सबसे पहले वीडियो गेम को अपनी आंखों से देखने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों आज आप इस दुनिया की सबसे पहले ब्रॉडकास्ट किए गए रेडियो प्रोग्राम की एक बेहद ही एक्सक्लूसिव ऑडियो क्लिप को सुनने वाले हैं। ऐसे दिमाग को चकरा देने वाले रैंडम एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए ट्रिमेंडस फैक्ट सीरीज का एपिसोड लास्ट तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों आपने होली पर बच्चों को पिचकारी चलाते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी एंट स्पीशी भी मौजूद है जो इंसानों की तरह ही होली खेलती है, लेकिन जरा अपने ही अंदाज में। असल में दोस्तों इन एंट्स को फॉर्मिका रूफा, रेडवुड या फिर हॉर्स एंट के नाम से जाना जाता है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि जैसे ही इन एंट्स को अपने आसपास कोई भी खतरा महसूस होता है तो ये तुरंत ही अपने एनिमी पर अपने एब्डोमेन से बेहद ही फास्ट और यूनिक वे में फॉर्मिक एसिड को रिलीज करती हैं, जिसकी वजह से इनका एनिमी तुरंत ही खत्म हो जाता है। तो ये तो बात हो गई इन अमेजिंग एंट्स की, लेकिन जब तक चैनल पर कुछ अमेजिंग और रेयर क्लिप नहीं तब तक मजा नहीं। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको हॉर्स एंट्स के द्वारा उसी फॉर्मिक एसिड को रिलीज करता हुआ दिखाया जा रहा है, जिसमें आप बेहद ही साफ तौर से ये देख सकते हैं कि ये एंट्स कितने अमेजिंग और फास्ट वे में अपने एब्डोमेन से फॉर्मिक एसिड को रिलीज करती हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी अभी आपने कुछ बेहद ही रेयर तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 14। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 31 अगस्त साल 1920 को मिशिगन में इस पूरी दुनिया के सबसे पहले रेडियो प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट किया गया था, लेकिन क्या वास्तव में यह दुनिया का सबसे पहला रेडियो ब्रॉडकास्ट था? ऑनेस्टली आई डोंट थिंक सो। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन 25 दिसंबर साल 1906 को मैसाचुसेट्स की नेशनल इलेक्ट्रिक सिग्नलिंग कंपनी के द्वारा दुनिया में सबसे पहली बार रेडियो को ब्रॉडकास्ट किया गया था। लेकिन क्योंकि आगे चलकर यह ब्रॉडकास्ट कुछ ही दिनों में खत्म हो गया, तो इसके नाम कभी भी ऑफिशियली दुनिया के सबसे पहले रेडियो ब्रॉडकास्ट का खिताब हुआ ही नहीं। सो फाइनली अब आप ये भी जानते हैं कि टेक्निकली दुनिया का सबसे पहला रेडियो ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम कौन सा था। या आई नो बहुत लोगों को ये फैक्ट फीका फीका लगेगा, क्योंकि इसमें दुनिया के सबसे पहले रेडियो ब्रॉडकास्टिंग की ऑडियो क्लिप को मैंने नहीं इंक्लूड किया है। तो चलिए इस फैक्ट को भी थोड़ा सा मसालेदार बना देते हैं और सुनते हैं दुनिया के सबसे पहले रेडियो ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम की एक बेहद ही एक्सक्लूसिव ऑडियो क्लिप को। फैक्ट नंबर 13। क्या आपको पता है कि आइस स्केटिंग को काफी ज्यादा मुश्किल माना जाता है, और अगर आइस स्केटिंग करते करते आपको कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बजाना पड़े तो वो तो लगभग इम्पॉसिबल ही हो जाता है। लेकिन शायद इम्पॉसिबल वर्ड हमारी इंडियन आर्मी की डिक्शनरी में है ही नहीं। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन इंडियन आर्मी के नाम दुनिया का सबसे पहला आइस स्केटिंग पाइप बैंड बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हासिल है। असल में दोस्तों हमारी इंडियन आर्मी के द्वारा मार्च 2014 में दुनिया के सबसे पहले आइस स्केटिंग बैंड को बनाकर तैयार किया गया था, जिसे अभी तक दुनिया के सबसे ज्यादा अमेजिंग बैंड्स में से भी एक बैंड माना जाता है। तो अगर आप इस चैनल पर आए हैं तो आपको कुछ अमेजिंग दिखाने की जिम्मेदारी तो मेरी बनती ही है। तो चलिए हम और आप मिलकर देखते हैं उस अमेजिंग परफॉर्मेंस को। फैक्ट नंबर 12। क्या आपको पता है कि साल 1977 में की गई एक रिसर्च से बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि ब्लूगा व्हेल किसी भी इंसान की स्पीच को सुनकर उसकी एग्जैक्ट मिमिक्री करके उनके वर्ड्स को हूबहू दोहरा सकती है। लेकिन आखिर एक व्हेल ऐसा कैसे कर सकती है? असल में दोस्तों कोई भी ब्लूगा व्हेल किसी भी इंसानी स्पीच को एक रिदम या फिर एक्यूस्टिक स्पेक्ट्रम में सुनती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे हम किसी दूसरी लैंग्वेज के सॉन्ग को सुनकर उसके एक छोटे पार्ट के लिरिक्स को दोबारा दोहरा सकते हैं। अब जैसे ये एक्यूस्टिक स्पेक्ट्रम व्हेल के ब्रेन में जाता है तो उसका ब्रेन ठीक उसी रिदम और उसी एक्यूस्टिक स्पेक्ट्रम को दोहराने के लिए व्हेल के माउथ को कमांड देता है। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि किसी भी ब्लूगा व्हेल की नेजल कैविटीज किसी भी वर्ड को बोलने के लिए ठीक वैसा ही प्रेशर लगाती हैं जैसा कि ह्यूमन कैविटीज लगाती है। साधारण शब्दों में किसी भी ब्लूगा व्हेल के शब्द को बोलने का मैकेनिज्म ह्यूमन मैकेनिज्म से काफी ज्यादा मिलता जुलता होता है, और यही वो कारण है जिसके चलते हुए ये व्हेल इतनी सटीक वे में किसी भी इंसानी स्पीच को दोहराती है कि कभी कभी स्कूबा डाइवर्स को ये भ्रम हो जाता है कि उनके पीछे कोई व्हेल नहीं बल्कि कोई इंसान ही स्विम कर रहा है। तो ये तो बात हो गई इस व्हेल की साइंस की। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपने कभी किसी ब्लूगा व्हेल को इंसानी आवाज को निकालते हुए सुना है? नहीं? तो चलिए आज मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग सुना ही देता हूं। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों इस सीरीज में हमने पंचरलेस टायर की पोल खोली थी, और उसी की तर्ज पर ही अगर आपको ट्यूबलेस टायर भी काफी ज्यादा एडवांस और फ्यूचर की टेक्नोलॉजी लगती है तो बिलीव मी आज मैं आपका एक और भ्रम
तोड़ने वाला हूं। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन इस पूरी दुनिया के सबसे पहले ट्यूबलेस टायर को साल 1956 में वेस्ट मिडलैंड्स में बनाकर तैयार किया गया था, जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। लेकिन क्योंकि उस समय ये टायर काफी ज्यादा कॉस्टली हुआ करते थे, तो अधिकतर लोग इन टायर्स का इस्तेमाल कभी कर ही नहीं पाए, और यही वो कारण था जिसके चलते हुए टेक्नोलॉजी कुछ ही समय में फ्लॉप हो गई। और आज प्रेजेंट डेट में हम इसी टेक्नोलॉजी और इवन सेम केमिकल्स का ही यूज करते हुए ट्यूबलेस टायर्स को काफी ज्यादा एडवांस और फ्यूचर की टेक्नोलॉजी बताकर लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। तो एक बार फिर से वही हुआ जो हर बार होता है। फैक्ट नंबर 10। क्या आपको बताया कि जितने भी लोगों के गाल पर डिंपल पड़ता है, उनकी स्माइल ऑर्डिनरी लोगों की स्माइल की तुलना में थोड़ी सी ज्यादा अट्रैक्टिव मानी जाती है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए प्रेजेंट डेट में फेस पर सिर्फ डिंपल बनवाने के लिए ही दुनिया भर में हर दिन हजारों सर्जरीज भी की जाती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि फेस पर आर्टिफिशियल तरीके से डिंपल भी बन सकता है? इसका आइडिया मेडिकल साइंस को किसे देखकर आया? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन 26 सितंबर साल 1923 को इवन गिलाइन आई गिलबर्ट के द्वारा न्यूयॉर्क में दुनिया की सबसे पहली डिंपल मेकिंग मशीन को बनाकर तैयार किया गया था, जिसे फेस पर कुछ इस तरीके से पहना जाता था। और ये डिवाइस आपके फेस पर परफेक्ट क्वांटिटी और एंगल में प्रेशर को डालकर उसके ऊपर आर्टिफिशियली डिंपल्स को बना सकती थी। लेकिन क्योंकि इस तरीके से डिंपल्स को बनाने में 7 से 8 महीनों का समय लगता था, तो इसको कम करते हुए मेडिकल साइंस ने इसी फील्ड में आगे की रिसर्च की, एंड एज अ रिजल्ट प्रेजेंट डेट में यही काम सर्जरी की मदद से सिर्फ 7 से 8 घंटों में हो जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी अभी आपने इतिहास की एक लाजवाब मशीन को तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 9। क्या आपको बताया कि साल 1993 से लेकर 2017 तक तुर्कमेनिस्तान में उनके सभी सिटीजन्स के लिए वाटर, गैस और इलेक्ट्रिसिटी पूरी ही तरीके से फ्री थी। ऐसा सिर्फ इसलिए था दोस्तों क्योंकि तुर्कमेनिस्तान में प्राकृतिक गैस का दुनिया का चौथा सबसे बड़ा भंडार है, जिसके चलते हुए वहां की गवर्नमेंट के द्वारा साल 1993 से ये सारी ही बुनियादी सुविधाएं वहां के सभी सिटीजन्स के लिए फ्री कर दी गई थी। लेकिन आगे चलकर साल 2017 में वहां के नए रूलर के द्वारा इस नियम को खत्म कर दिया गया है, और उसी के बाद से ही आज तुर्कमेनिस्तान में ये सारी ही चीजें अब फ्री नहीं है। क्या इस फैक्ट से पहले आप तुर्कमेनिस्तान की इस अमेजिंग पॉलिसी के बारे में जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 8। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में हर साल बहुत से देशों में मोस्ट ब्यूटीफुल लेग्स नाम का भी एक कॉम्पिटिशन किया जाता है। बेसिकली दोस्तों इसमें कुछ मॉडल्स को रैंप पर चलाया जाता है और उनके सामने बैठे जजेस को ये डिसाइड करना होता है कि उन मॉडल्स में से किस मॉडल के लेग्स सबसे ज्यादा खूबसूरत हैं, और उसी की टच पर ही उनको विनर भी घोषित किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि जब इनिशियल स्टेज पर अमेरिका में इस तरीके के कंपटीशन को शुरू किया गया, तो वहां की बहुत सी मॉडल्स ने यह कंप्लेंट की कि उनके सामने बैठे हुए जजेस का डिसीजन उनके लेग्स से ज्यादा उनकी हेयर स्टाइल, बॉडी शेप और फेस कट के आधार पर दिया जाता है, जो कि ऑनेस्टली थोड़ा सा अनफेयर हो रहा था। और उसी की टच पर ही दोस्तों इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए साल 1951 में इस कॉम्पिटिशन को कुछ इस तरीके से किया जाता था, जहां पर सभी मॉडल्स की हाफ अपर बॉडी को एक पिलो कवर जैसे कपड़े से कवर कर दिया जाता था, और उसके बाद जजेस को सिर्फ उनके लेग्स देखकर यह डिसीजन लेना पड़ता था कि वास्तव में उस टाइटल का असली हकदार कौन है। और यही वो कारण था जिसके चलते हुए इस कंपटीशन को दुनिया के सबसे ज्यादा अजीबोगरीब कॉम्पिटिशंस में से भी एक कॉम्पिटिशन माना जाता था। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों आपने भी किसी लेक या फिर नदी को जमता हुआ तो जरूर देखा होगा। बेसिकली जब भी कोई भी लेक या फिर नदी जमती है तो उसका सरफेस हमें कुछ इस तरीके का व्हाइट या फिर धुंधला सा दिखाई देता है। बेसिकली ऐसा होता है लेक के पानी में मौजूद गंदगी या फिर फ्रीजिंग के समय पानी में बनने वाले एयर बबल्स के कारण। लेकिन क्या आपको पता है कि कभी कभी बेहद ही रेयर सिचुएशंस में ऐसी कंडीशन भी जनरेट हो जाती है कि लेक के बाहर और उसके पानी के टेम्परेचर का डिफरेंस काफी ज्यादा कम हो जाता है, जिसके चलते हुए अगर लेक का पानी पूरी ही तरीके से साफ है तो वो एकदम से जमने की बजाय धीरे धीरे जमता है, जिसको कि स्लो फ्रीजिंग के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों स्लो फ्रीजिंग की कंडीशन में बनने वाले एयर बबल्स भी अपने आप ही लेक के ऊपर की तरफ आकर हवा में रिलीज हो जाते हैं, और उस लेक का पानी इतना ज्यादा क्लियर जमता है कि अगर उस कंडीशन में आप उसके ऊपर वॉक करें तो आपको ऐसा लगेगा कि मानो आपके पैरों के नीचे सिर्फ और सिर्फ हवा है। तो अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप उस फिनोमेना को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं? एंड इफ यस तो बिलीव मी आप बिल्कुल ही सही जगह पर आए हैं। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसे स्लोवेकिया में रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें आप उसी लेक फ्रीजिंग को बेहद ही साफ तौर से देख सकते हैं। साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं कि उस कंडीशन में लेक का पानी कुछ इस तरीके से जमता है कि मानो हकीकत में आपके पैरों के नीचे पानी नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ हवा मौजूद हो। सच में अमेजिंग। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों हमने प्रेजेंट डेट में बेहद ही अमेजिंग और एडवांस वीडियो गेम्स को तो जरूर खेला होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस पूरी दुनिया का सबसे पहला वीडियो गेम कौन सा था? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या आपने उसे कभी देखा है?
असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन साल 1958 में फिजिसिस्ट विलियम हिगिनबॉथम ने दुनिया के सबसे पहले वीडियो गेम को बनाकर तैयार किया था। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है वो इस पूरी दुनिया के सबसे पहले वीडियो गेम की एक बेहद ही एक्सक्लूसिव वीडियो क्लिप है। असल में दोस्तों ये एक सिंपल टेनिस गेम था जिसको कि कुछ इस तरीके के कंट्रोलर का इस्तेमाल करते हुए खेला जाता था। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि उस समय ये गेम यूथ के बीच काफी ज्यादा बड़े स्केल पर भी फेमस हुआ था। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी अभी आपने इस पूरी दुनिया के सबसे पहले वीडियो गेम के गेम प्ले को देखा है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो पेंटिंग दिख रही है उसको इस पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा अमेजिंग पेंटिंग्स में से भी एक पेंटिंग माना जाता है। खा गए ना धोखा। असल में दोस्तों ना ही ये कोई पेंटिंग है और ना ही इस इमेज को किसी भी तरीके से एडिट किया गया है। असल में दोस्तों ये नजारा है साउथर्न अफ्रीका की कंट्री नामीबिया के नैबिग्नॉफ्लुट पार्क का, जहां पर सुबह के कुछ सेलेक्टेड मिनट्स में एक ऐसा सिनेरियो बनता है जिसके चलते हुए सनलाइट इन कैमल थ्रोन ट्रीज के पीछे मौजूद रेत के पहाड़ पर गिरती है, जिसके चलते हुए वो पहाड़ कुछ इस तरीके से ग्लो करने लगता है। लेकिन दोस्तों उसी समय क्योंकि इन ट्रीज वाले पार्ट में काफी ज्यादा अंधेरा होता है तो ये ट्रीज हमें कुछ इस तरीके से बेहद ही यूनिक वे में दिखाई देने लगते हैं और यही चीज इस प्लेस और इस इमेज को काफी ज्यादा अमेजिंग भी बनाती है। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी अभी आपने घर में बैठे बेहद ही खूबसूरत नेचुरल ब्यूटी को तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों पिछले दिनों इंस्टाग्राम पर एक व्यूअर के द्वारा मुझसे एक प्रश्न पूछा गया कि जैसे ही हम किसी भी कैंडल को जलाते हैं तो हमें किसी भी प्रकार की स्मोक दिखाई नहीं देती है, लेकिन जैसे ही हम उस कैंडल को बुझा देते हैं तो हमें बहुत बड़े अमाउंट में उस कैंडल से स्मोक उठता हुआ दिखाई देता है। तो आखिर इसके पीछे की साइंस क्या है? असल में दोस्तों कोई भी कैंडल दो चीजों से मिलकर बनती है, पहला वैक्स और दूसरा विक। वैक्स किसी भी कैंडल के चारों तरफ कुछ इस तरीके से कलेक्ट होता है, जबकि विक थिन थ्रेड होता है जिसको हम किसी भी मैच बॉक्स या फिर लाइटर की सहायता से जलाते हैं। अब दोस्तों जैसे हम किसी भी कैंडल के विक को जलाते हैं तो विक और वैक्स के बीच एक कैपिलरी एक्शन होता है, जिसके चलते हुए कैंडल का वैक्स पिघलने के साथ साथ अपने अंदर से वेपर्स भी निकालने लगता है। लेकिन क्योंकि विक पर फ्लेम जल रही होती है तो वो वैक्स से उठने वाले वेपर्स को इवेपोरेट कर देती है और हमें जलती हुई कैंडल से कभी भी कुछ इस तरीके का डेंस स्मोक देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जैसे ही किसी भी कैंडल को बुझाया जाता है तो उसकी विक का टेम्परेचर तुरंत ही कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से कैंडल का विक कैंडल के वैक्स को प्रॉपर तरीके से हीट नहीं दे पाता है और उस कंडीशन में जैसे ही उस वक्त विक से वैक्स की वेपर्स ऊपर उठती हैं तो उनका टेम्परेचर सडनली डिक्रीज हो जाता है और वही वेपर्स हमें कुछ इस तरीके का डेंस स्मोक बनाती हुई नजर आती हैं। सो फाइनली जिन्होंने इसको भेजा उनके साथ साथ आपको भी इसके पीछे की असली साइंस समझ आ गई होगी। फैक्ट नंबर 3। क्या आपको पता है कि 13 अक्टूबर साल 1917 को पुर्तगाल के लोगों ने आसमान में कुछ ऐसा देखा जिसे देख वहां के लोगों के होश उड़ गए थे। असल में दोस्तों 13 अक्टूबर साल 1917 को पुर्तगाल के करीब 70,000 लोगों ने आसमान में सूरज को तेज स्पीड के साथ कलरफुल सर्कुलर और जिगजैग मोशन में अर्थ की तरफ मूव करते हुए देखा, जिसे उनके द्वारा मिरेकल ऑफ द सन का नाम भी दिया गया। और अभी आपकी स्क्रीन पर उसी इवेंट की कुछ रेयर फोटोग्राफ्स को भी दिखाया जा रहा है, जिसमें आप बेहद ही साफ तौर से ये देख सकते हैं कि कितने बड़े अमाउंट में लोग इस घटना के साक्षी बने थे। लेकिन दोस्तों क्योंकि उस समय ज्यादा हाईटेक कैमरास अवेलेबल नहीं हुआ करते थे तो वो चाहकर भी कभी सन की इमेजेस को क्लिक कर ही नहीं पाए। लेकिन आगे चलकर जब वहां के आर्टिस्ट के द्वारा इस इवेंट को पेंटिंग के रूप में उतारा गया तो वो हमें कुछ इस तरीके का देखने को मिला जो कि काफी हद तक मिलता जुलता है सन डॉग्स या फिर सन हालो से। असल में दोस्तों इस फिनोमेना में भी हमें सन की शेप और क्वांटिटी कुछ इस तरीके से बेहद ही अजीब सी नजर आती है और यही वो कारण है जिसके चलते हुए दुनिया भर के बड़े बड़े साइंटिस्टों का ऐसा मानना है कि उस दिन पुर्तगाल में 70,000 लोगों ने कोई मिरेकल नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ सन डॉग्स या फिर सन हालो को देखा था। अब आपको क्या लगता है, क्या ये वास्तव में कोई चमत्कार था या फिर कोई नेचुरल फिनोमेना? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों ये वाला फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में भारतीय मूल की अमेरिकन इन्वेंटर गीतांजलि राव को टाइम मैगजीन ने किड ऑफ द ईयर चुना है, क्योंकि इन्होंने पॉल्यूटेड वाटर और साइबर क्राइम जैसे मुद्दों से निपटने में काफी शानदार प्रदर्शन किया है और वो भी महज 15 साल की उम्र में। सच में गर्व होता है इंडियन यूथ पर। फैक्ट नंबर 1। स्कूटी के रिम में ये छेद क्यों होते हैं? असल में दोस्तों इन होल्स को लग होल्स के नाम से जाना जाता है और बेसिकली इन होल्स के 3 काम होते हैं। पहला एयर फ्लो। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब भी हम किसी भी व्हीकल को तेज स्पीड के साथ सड़क पर चलाते हैं तो हम हमारे आसपास की हवा को भी काटते हैं और यही वो कारण है जिसके चलते हुए हमें स्कूटी या फिर बाइक पर तेज हवा भी लगती है। अब दोस्तों अगर उस कंडीशन में किसी भी तेज चलती हुई स्कूटी या फिर बाइक से शार्प टर्न लिया जाए तो उस कंडीशन में एयर प्रेशर आपकी बॉडी पर लगने के साथ साथ आपके 2 व्हीलर के व्हील पर भी लगता है। अब अगर उस सिचुएशन में आपके व्हीकल की रिम में किसी भी प्रकार का कोई भी छेद नहीं होगा तो यहां पर सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी यह जनरेट होगी
कि वो हवा का प्रेशर शार्प टर्न की कंडीशन में आपके व्हील्स को एक तरफ से पुश करना शुरू कर दे, जिसकी वजह से आपके व्हीकल के व्हील पर काफी बड़े अमाउंट में प्रेशर लग सकता है, जिसके चलते हुए आपका मोड़ पर बैलेंस भी खराब हो सकता है, जो कि ऑनेस्टली कोई भी नहीं चाहता। अब दोस्तों बात अगर दूसरे कारण की जाए तो वो है आपके व्हीकल के माइलेज को बढ़ाना। असल में दोस्तों इन छोटे छोटे होल्स की वजह से स्कूटी के दोनों ही टायर्स का वेट काफी ज्यादा कम हो जाता है, और यह बात पूरी तरीके से साफ है कि आपके व्हीकल के टायर्स का वेट जितना ज्यादा कम होगा आपके व्हीकल का माइलेज भी उतना ही ज्यादा होगा। अब दोस्तों बात अगर तीसरी चीज की जाए तो वो है कॉस्ट कटिंग। आई नो बहुत लोग बोलेंगे कि भाई इन छोटे छोटे होल्स को करके कंपनी आखिर कितने रुपयों को बचा सकती है, लेकिन जरा सोचिए कि जिस कंपनी में हर दिन हजारों की तादाद में गाड़ियां मैन्युफैक्चर हो रही हों, उनके लिए सिर्फ 1 या 2 रुपए पर व्हीकल बचाना ही काफी बड़ी बात होती है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए ऑलमोस्ट सभी कार्स में भी हमें इन तरीके के होल्स देखने को मिलते हैं, लेकिन वहां पर उनका काम बैलेंस की जगह उस कार के ब्रेक्स को ठंडा करना होता है। तो फाइनली अब आप ये भी जानते हैं कि स्कूटी के रिम में इन तरीके के होल्स को क्यों किया जाता है। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को दिल खोल कर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक स्टेज मोमेंट्स को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक और फैश कमाल वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।